तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि x का वैल्यू दिया है 2a प्लस 1 और y का वैल्यू दिया है a माइनस 1 इज सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ अगर समझ में तो नहीं आ रहा है सोल्यूशन ऑफ मतलब होता है कि x का आंसर इतना है, y का आंसर इतना है। तो अगर ये आंसर है तो इसको हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो बस वैल्यू डाल दिया जाता है, x का वैल्यू x के जगह पर, y का वैल्यू y के जगह पर, और ये देख के भी समझ में आ रहा है। तो x के जगह पर डाल दो और a फाइंड करना है, फिर करिए। तो 2 इंटू यहां डाल दीजिए 2a प्लस 1 माइनस 3 इंटू a माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। आ जाएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे, थोड़ा कहीं दिक्कत होगा तो मेरे कैलकुलेशन बोलना। 4a माइनस 3a a हो जाएगा और ये 10 हो गया इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू माइनस 10 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ बनाइए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। देख ग्राफ बनाने का बहुत बेसिक फंडा होता है। सेट द रीजन बाउंडेड विथ लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिशियन 2 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं आपसे। ये दो इक्वेशन है आपका और एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालिए। देखिए तो ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है, ध्यान से देखेंगे। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक बार पुट कर दो x का वैल्यू 0, पुट x इक्वल टू 0, इसमें x 0 डाल दीजिए और y निकाल लीजिए। x 0 डालेंगे तो y आ रहा है 6 और एक बार पुट कर दे y इक्वल टू 0। आपको सिखाया गया होगा y 0 तो 2x इक्वल टू 6 तो x का वैल्यू 3। ये दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे बॉक्स बना के लिख ले। तो पेपर में अगर टीचर बोलता है कम से कम 3 करो तो आप 2 कर लेना, उसके बाद तीसरा एक अपने मन से x इक्वल टू 1 2 कुछ भी एक डाल देना। तो x 0 y 6 y 0 x 3। चलिए इसका भी करते हैं, ये पहले का हो गया। फिर 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी x 0 डालिए तो माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी y का वैल्यू आ रहा है 2। फिर y 0 डालिए, y 0 करिए, ये 0 करिए तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 2 तो x का वैल्यू माइनस 1। इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए फटाफट। तो x 0 डाले तो y 2, y 0 डाले तो x माइनस 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं हम। तो ये x है, ये y है। x में ज्यादा से ज्यादा अपने को कितना चाहिए 3 और y में 6, तो y थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। फिर ये 1 2 3, फिर ये माइनस 1। आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला है 0 6 x 0 y 6, x 0 यहाँ पे है, y 6 यहाँ पे होगा, ये हो गया 0,6। ओके 3 0 x 3 y 0 यहाँ पे होगा x 3 y 0। इन दोनों को मिला दो, ये हो गया लाइन, क्या हो गया पहला इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसके ऊपर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। और दूसरा 2x माइनस वाई वाला करते हैं, x 0 y 2, x 0 y 2 यहाँ आएगा 0,2। फिर अगला x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0। देखिए तो माइनस 1 और 0,
ठीक है। तब आपको ग्राफ का एरिया चाहिए और एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, देखो यह है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और दोनों लाइन से बंद एरिया, यही एरिया है। अब बताइए एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखिए 3 इधर है और -1 इधर है 4, और हाइट देखो टक 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 4, हाइट कितना है देखो 4 है, दिख रहा है 4 के सामने कटा है ना, तो 4 से कट गया, 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्यों लिखते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे, हो रहा है आफ्टर 5 ईयर, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 साल के बाद फादर का एज, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है तो दोनों को मान सकते हैं, तो लेट मान लीजिए एज ऑफ सन, सन का एज x और एज ऑफ फादर y, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, चलिए आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, सोचो तुम अगर तुम्हारा एज अभी 10 साल है तो 5 साल आगे कितना होगा, उसमें 5 प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह अभी x है फादर का, तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा 5 साल बाद x प्लस 5, और एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा 5 साल बाद y प्लस 5, 5 5 दोनों बढ़ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, द एज ऑफ फादर, देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा है एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर का वैल्यू क्या बताइए y प्लस 5, विल बी, जहां भी इज एम आर वाज वेयर विल है वो सब इक्वल होता है। फिर से एज ऑफ फादर यानी y प्लस 5, 5 साल बाद वाला एज, ये वाला एज नहीं, 5 साल बाद वाला एज विल बी यानी इक्वल टू 2 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई एज ऑफ सन। कितना स्मूथली गया, ध्यान से देखिए, जो लिखा हम उसी को लिख दिया मैथ्स में। देखिए एज ऑफ फादर विल बी यानी इक्वल टू 2 टाइम्स एज ऑफ सन, तो ये अंदर 2 ले लो, 2x प्लस 5 टू द 10, 5 को उधर ले लो, x को इधर ले लो, हो जाएगा -2x प्लस y इक्वल टू 10 माइनस 5। अब यही आंसर मेरा सही है। अब इसमें अलग आंसर दिया है, हो सकता है इसमें फादर को x माना होगा और बच्चे को y, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चला जाए अगला 4th क्वेश्चन। तो 4th में बोल रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स, राइट, फैमिली है जिसका दूध पे खर्च फिक्स है 700 रुपया, द रिमेनिंग वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 25 रुपया पर लीटर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एज x लीटर एंड टोटल एक्सपेंडिचर y लीटर, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर एबव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ने बोला है क्या कि आप टेकिंग क्वांटिटी ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा x लीटर दूसरा, और रेट जो है नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क, टोटल खर्च ऑन मिल्क, दूध में टोटल खर्च कितना लेना है y रुपीस। अब समझो, दो क्या बोल रहा है 700 रुपया फिक्स है, फिक्स्ड एक्सपेंस ऑन मिल्क, दूध पे पक्का कितना खर्च होने वाला है 700 रुपया पक्का है। उसके बाद x लीटर एक्स्ट्रा लिए, देखो यहाँ पे लिखा भी है यार, और 25 रुपए लीटर दूध है, तुम बताओ अगर हम 2 लीटर दूध लिए 25 रुपए है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यहां पर भी x लीटर दूध लिए हो और 25 रुपया रेट है, रेट ऑफ मिल्क
जो कि एक्स्ट्रा ले लिया आपने, तो ये 25 रुपया पर लीटर है। तो x लीटर का कॉस्ट बताओ। x लीटर का दाम कितना होगा? x इंटू 25 रुपीज, यानी 25x। देखो ध्यान से समझना। अब बताओ खर्च क्या क्या किया उसने, दूध पे कितना कितना खर्च किया, ये किया ये किया, दोनों दूध पे ही खर्च है। टोटल खर्च ऑन दूध 700 फिक्स है, उसके बाद उसने x लीटर ज्यादा लिया और 25-25 रुपए लीटर लगेगा, तो 25 इंटू एक्स, इतना पैसा और खर्च किया। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च 25x प्लस 700। और टोटल खर्च को क्या लिखने बोला उसने? y। टोटल खर्च को क्या लिखने बोला? y, यानी y इक्वल टू 25x प्लस 700 इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k बताइए जिसके लिए पॉइंट -1, 3 लाई कर रहा है किस पे? एक ग्राफ पे। ग्राफ क्या है? 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। हम आपको बोले ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, बस वैल्यू रखो। ये x का वैल्यू है और ये y का। पुट x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 इसमें रख दीजिए। तो x के जगह पर -1, 2 इंटू -1 माइनस y के जगह पर 3 प्लस के इक्वल टू 0। ये -2 -3 प्लस के इक्वल टू 0, ऐड होके -5 प्लस के इक्वल टू 0। ये -5 उधर चला जाएगा +5, तो के इक्वल टू +5। चलिए अगला बोला है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान दो इधर, देखिए यह है एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी एक्स के पैरेलल जो लाइन होगा वो y से पास होगा। तो आप याद रख सकते हो y इक्वल टू a या b, y इक्वल टू b जो होगा, ये देखो b मतलब कुछ भी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, कोई भी वैल्यू ले लो, वो सब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x के लिए y को छेड़ा जाता है और y के लिए x को छेड़ा जाता है, याद रखना इसको। तो वो याद होगा, जब x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पे आता है, y 0 होता है तो x एक्सिस पे आता है। जब y इक्वल टू समथिंग होगा, y इक्वल टू 2, तो x के पैरेलल आएगा, और x इक्वल टू 2 तो y के पैरेलल आएगा। क्लियर हुआ? तो हमने वैल्यू तो लिखा नहीं, इन्होंने पूछा कि इक्वेशन बताओ, तो हम अपने मन से a b कुछ भी मान लेंगे। तो x अगर मान लो y इक्वल टू 2 लिखे तो ये भी पैरेलल होगा x एक्सिस के, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, कुछ भी। तो y इक्वल टू b जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताइए अगला पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताइए, खुद बताइए, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स से जाएगा लाइन ऐसे। बताइए क्या लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल? जैसे एक्स इक्वल, यहाँ पे वाई इक्वल टू समथिंग बी ले लिए थे, कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, बी मतलब एनी वैल्यू। एक्स इक्वल टू एनी नंबर है, एक्स इक्वल टू ए लिखो। एक्स इक्वल टू ए जो हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछ भी दिया, x इक्वल टू 4 क्या होगा? x इक्वल टू 4 एक लाइन होगा, किसके पैरेलल? y एक्सिस के। यहीं से बना लो, यहाँ पे 4 से पास होता हुआ एक लाइन बना लो, खत्म करो। तो x इक्वल टू 4, ये एक लाइन हो गया पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए इतना समझ में आ गया? अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा तो क्या बताना? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस पूछेगा तो x इक्वल टू 0। ये सब एकदम दिमाग में डालो।
अब देखो अगला पूछा है, कौन सा नंबर चला, 8 9। ए ऑटो रिक्शा फेयर इन ए सिटी चार्ज 10 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी पहला किलोमीटर अगर तुम जाओगे तो कितना फेयर लगेगा, भाड़ा 10 रुपया। ओके, उसके बाद 4 रुपया पर किलोमीटर। उसके बाद जो फेयर है बच्चों, उसके बाद 4 रुपया जुड़ते जाएगा, 4 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर गए तो 10 रुपया दो, 4 रुपया दो, 3 गए तो 10 दो, फिर 4 4 2 बार दो। क्लियर हो गया ना? अब राइट लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस द अबव एक्सप्रेशन। कितना गए हैं इसमें छूट गया लगता है। तो एक लीनियर इक्वेशन बनाने बोला है इसमें, तो क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या होगा, छूटा हम बता दे रहे हैं। टोटल फेयर को मान लीजिए आप y रुपीज, सेम टू सेम होगा, एंड डिस्टेंस कवर्ड को मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये सवाल है। मतलब वो x किलोमीटर गया, थोड़ा समझना इसको, में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को। देखिए x किलोमीटर गया मतलब 5 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर का तो पहले 10 रुपया लग जाएगा उसको। 1 किलोमीटर का कितना लग जाएगा, 10। अब 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम मतलब 4 किलोमीटर का उसको कितना कितना देना पड़ेगा, 4 4 4 4 हर किलोमीटर का। तो कितना भाड़ा लग जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 रुपीज। समझा? ये 16 रुपया और ये 10 रुपया, 10 रुपया तो लगेगा ही पहला किलोमीटर का। सबको समझ गया? तो अब बताइए x किलोमीटर गए हैं तो फेयर कैसे बनेगा, फेयर फॉर x किलोमीटर। जल्दी से कोई बता रहा है? देखो हम बता रहे हैं, पहला 10 रुपया लग जाएगा 1 किलोमीटर का, प्लस अब 1 किलोमीटर कम कर लो 10 में से, तो x माइनस 1। ये बात हजम हुआ तो बताओ, x में से 1 किलोमीटर कम हो गया, 1 क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग गया भाड़ा। अब 1 किलोमीटर कम होने के बाद 4 4 रुपया आते इंटू 4 कर देंगे। क्लियर हो गया? बताइए 1 किलोमीटर का 10 रुपीज और 1 किलोमीटर कम करेंगे ना भाई, अब 4 4 रुपीज। अब यही टोटल फेयर को y मानना है, टोटल फेयर को क्या मानना है, y। तो इसको सॉल्व कर लो, 10 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू y, टोटल फेयर y। अब ये बन रहा है 4x, 10 में से 4 गया, प्लस 6 इक्वल टू y। इसको इधर लाना है तो ला लो, 4x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पॉइंट ए बी सी डी आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। स्क्वायर में कहानी होती है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बस उसी पे सवाल रहता है। ए है 4,2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर कॉमा 2, 1 2 3 4, 1 2। देखिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 यहां पर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हो गया a। उसके बाद b है -1,2, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 यहां पे आ रहा है, ये b हो गया। d 4, -5, 4, -5 -5। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों। अब यहीं पर सामने में ए आ जाएगा, अगला वर्टेक्स सी। तो बताइए सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी का कोऑर्डिनेट आराम से दिख रहा है हमको, -1, -1। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
बस स्क्वायर में क्या है, सब सामने सामने होते हैं, यही चीज यूज कर लो और क्या, खत्म। डायग्राम बनाने से पता चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला व्हाट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। चलिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, 1 2 3 4 5, ये हो गया 7,5। ये कितना है इसमें 7 है, देखो ये यहां से यहां दूरी कितनी है 7, और ये ऊंचाई कितनी है 5। ध्यान से समझना, ये 5 है, ये 7 मत बोलना, कुछ मूर्ख बच्चे हैं ये 7 है, ये 7 थोड़ी है यार। ये मतलब हम ये पूछ रहे हैं ऊंचाई 5 और ये दूरी 7। अब बोल रहा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस, बताइए। सिर्फ 7 बोलना नहीं, x इक्वल टू 7 यार, कुछ भी है, खाली 7। y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी x इक्वल टू 7, समझ लो ध्यान से। हमने तुमको बोला भी था अभी थोड़ी देर, पूरे चैप्टर में उल्टा सोचो। y एक्सिस से दूरी पूछा तो x वाला बता दो कोऑर्डिनेट, हाँ, और x एक्सिस से पूछा तो y वाला बताते हो। दिख रहा है, सब उल्टा रहता है हमेशा। नेक्स्ट 11 के बाद आता है 12, 12 दो बार हो गया था क्या, 22 दिख रहा है, तो 11 के बाद 12 भी मानेंगे हम उसको। 11 का ही पार्ट बी मान लीजिए। पार्ट बी क्या है, फाइंड इमेज, इमेज बताना है विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। चलो बताते हैं, ये ऐसे ले लो, एक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -3, यहां पर पॉइंट है, ध्यान समझेंगे, ये पॉइंट है आपका। अब बोल रहा है इमेज विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इमेज क्या होता है, आपने पढ़ा था 10th में कॉन्सेप्ट कि मिरर के सामने अगर तुम खड़े हो जाओगे, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतने दूरी पर इमेज होता है। क्या आप ये बात जानते हैं? मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूरी पर इमेज होता है। तो देखो एक्स एक्सिस मिरर हो गया, तो इससे कितनी दूरी पर ये है बताइए, ये कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये है -3, इतने ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे देखो टक 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 टक, यहाँ पे ये इमेज हो गया। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू +3, ये इमेज हो गया। किससे इमेज निकाला हमने, x एक्सिस से। देखो x एक्सिस मिरर है, मान लो पेंटिंग भी कर दे रहे हैं, x एक्सिस में अपना चेहरा देखा है, तो जितने दूर सामने है उतने दूर पीछे। या बेसिक फंडा, एक्स एक्सिस से मिरर इमेज चाहिए तो y का साइन चेंज कर दो। क्या बात है सर, सब उल्टा है। एक्स एक्सिस से मिरर इमेज, इमेज विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इमेज, एक्स के साथ इमेज होगा तो y का साइन बदल दीजिए, y का साइन बदल दीजिए तो 2,3 हो जाएगा। अब बताइए y एक्सिस के साथ इमेज, ये y है, y को आप मिरर बना लीजिए। अब y में अपना चेहरा देखो, जितने दूर इधर उतना ही दूर इधर आ जाएगी। ये दूरी कितनी है बताइए 2, तो उतना ही इधर आ जाएगा, माइनस लगना बोलिए, तो यहां इमेज आ जाएगा, यहां इमेज आ जाएगा क्या, -2, -3। तो इमेज विथ y एक्सिस के लिए x का साइन बदल दीजिए। बहुत आसान ट्रिक हम आपको बता दिए, देखिए, बट समझना भी जरूरी है, सिर्फ ट्रिक से कुछ नहीं होता। इमेज कैसे बनता है, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। ये मिरर है, इससे इतना दूर ऑब्जेक्ट है, इतना ही दूर इमेज। ये दूरी कितनी थी, यहाँ पर देखो -3, तो ऊपर +3 कर ली। यहाँ पर y एक्सिस से चाहिए इमेज, तो ये y एक्सिस है, इसको मिरर मान लो।
इससे ये दूरी कितनी है देखो 2, तो इतना इधर चल जाओ -2। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी है, ये हमने बताया था उस दिन, बताया था ना? बताया थे नहीं बताया थे? देखिए ROS है, ये 90 है। देखो टू प्रूफ, देखो बस टू प्रूफ देखिए, काम खत्म। टू प्रूफ है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। बहुत आसान है। देखिए इधर 90 है, इधर भी तो 90 होगा, बिल्कुल। हमको क्या करना है, इसका और इसका वैल्यू निकालना और माइनस कर देना है, काम खत्म। देख लो, दो इक्वेशन बनेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो पहले एंगल QOS निकालते हैं, QOS ये पूरा, तो क्या हम इस पूरे को लिख सकते हैं 90 प्लस ROS। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको ROS चाहिए, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 90 प्लस एंगल ROS। दिख रहा है यहां तक 90 और ये ROS बीच में है। ROS और 90 प्लस करो तो ये पूरा आ जाएगा। ओके, इक्वेशन 1। अब निकालिए एंगल POS, एंगल POS, एंगल POS, ये इतना इतना। तो इस छोटे एंगल को हम क्या करेंगे, पहले 90 ले लेते हैं पूरा और उसमें से माइनस कर देंगे ROS, क्योंकि ROS तो आना ही चाहिए हमको। समझिए क्या होगा, ये पूरा 90 है, 90 में से ये माइनस करो तो ये बचेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस ये माइनस हट के प्लस, 90 से 90 कट जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया प्रूफ। यही है, हाफ सामने लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट 13। में क्या है बच्चों, इधर क्या बताइए लिखा हुआ है? P कहाँ है? P ऊपर है, P यहाँ कोने में क्या है? Q, यहाँ पर R होगा, PQRS, और यहाँ पे T। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये है QT और RT दोनों एंगल बाइसेक्टर है, बस यही मेन बात है। ये और ये एंगल इक्वल है, ध्यान से समझना, ये और ये एंगल इक्वल है, और उसी तरह यहाँ भी ये और ये एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब यही होगा। तुम चाहो तो इसको ऐसा 1 2 3 4 लिख सकते हैं। सुन ले, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और वो हाफ है। किसका हाफ है? एंगल Q का, हाफ ऑफ एंगल Q। ओके, समझ रहा है ना? ये पूरा Q है, Q का आधा है दोनों। उसी तरह ये हमने सिखाया होगा, एंगल बाइसेक्टर को ऐसे लिखते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 4 है, और ये है हाफ ऑफ एंगल R। या R नहीं लिख के पूरा लिखो, चलो यहां भी पूरा लिखते हैं। हाफ ऑफ PQR, हाफ ऑफ एंगल PQR है, और ये हाफ ऑफ एंगल PRS है। तो ये लाइन जो लिख लिया वही सवाल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरे आइडिया से तो नहीं कर पाओगे। हम तुमको इसीलिए शुरू दिन पढ़ाते वक्त ये सब लिखना सिखाए हैं। अब टू प्रूफ क्या है इसमें? टू प्रूफ पढ़ दो थोड़ा कोई जल्दी से। एंगल RTQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? एंगल, हाफ ऑफ क्या बच्चों? एंगल QP
पी आर, यही है क्या? जल्दी बोलो। मतलब ये एंगल इसका हाफ है। बहुत आसानी से करेंगे हम लोग इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सुनेंगे ध्यान से। आप एक्सटीरियर एंगल तो जानते ही होंगे कि ट्रायंगल का एक बाहर का एंगल, ट्रायंगल में एक बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल का सम होता है। थोड़ा ध्यान दें, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दो, बाइसेक्टर वाला। बस ये ट्रायंगल है, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर ले लो, बाहर का एक एंगल है, क्या नाम है इसका? पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू बाहर का एक एंगल अंदर के दो एंगल का सम होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यू पी आर प्लस एंगल ये वाला का नाम पी क्यू आर। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा। ध्यान से समझो। अब इसको देखो, टू प्रूफ पे बड़ा नजर देना चाहिए। इसमें हाफ ऑफ क्यू पी आर है, ये क्यू पी आर है, इसमें हाफ चाहिए। हमारे पास क्यू पी आर है लेकिन चाहिए हाफ, तो हाफ चाहिए तो सबको हाफ कर दो, सबको हाफ कर दो। टेकिंग हाफ बोथ साइड, अपनी जरूरत है इसीलिए, हमको जरूरत है हाफ की, तो हम सबको करेंगे, एक को नहीं कर सकते। मैथ में जो भी करना है सबको करिए, तो इसको भी हाफ करिए। हाफ ऑफ एंगल पी आर एस प्लस यहां पे लिख दीजिए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस यहां लिख दीजिए हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। ओके, ठीक है। अब ये लाइन बना लो। अब आप इस गिवन को देखिए, यही पूरा खेला करेगा, यही पूरा खेला करेगा। पी आर एस का हाफ, पी आर एस का हाफ 3b है 4b है, 3b है 4b है। हमको कौन लेना चाहिए? 4। हमको कौन लेना चाहिए? 4। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो दूसरे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। जो सेकंड ट्रायंगल बनाया ना हमने, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये कलर वाला, ये कलर वाला जो ट्रायंगल बनाया हमने, इसका बाहर का एंगल कौन है? 3 नहीं है, कौन है? 4। तो इसलिए हमको 4 लेना चाहिए। तो क्या हम इसकी जगह एंगल 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब उसको उसने दो आधे टुकड़े में काट दिया। आप पूछ भी रहे हो कि बताओ इस एंगल का हाफ कितना, तो इस हाफ 3 भी है 4 भी है, तो हम यहां 4 लिख लिए। अब हाफ ऑफ पी क्यू पी आर का कोई हाफ नहीं है, वैसा ही छोड़ दो उसको। ऐसे भी इसकी जरूरत है हमको, यहां पे प्रूफ में इसको नहीं छेड़ेंगे। अब आ जाइए, इसका हाफ है पी क्यू आर का हाफ है 1 भी है 2 भी है। बताओ कौन सा यूज होगा? हमको कलर वाले ट्रायंगल में जाना है, कौन सा यूज होगा? 1 होगा कि 2 होगा? 1 कैसे यूज होगा भाई? 1 तो कलर वाले ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है, दिमाग खराब है। देखिए ये हमको इस ट्रायंगल को यूज करना है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? 4, और अंदर का एंगल लगेगा फिर 2 और t लगेगा, तो हमको 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें 2 लेंगे। बच्चा सोच रहा है इसमें बाहर लिए तो इसमें बाहर लेंगे, अरे नहीं यार, इसमें बाहर इसलिए लिए क्योंकि कलर वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए बाहर वाला लिए। और एक एक्सटीरियर एंगल, अंदर का दो एंगल होता है कि नहीं, t+2 लेंगे ना, तो इसलिए 2 की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी हाँ बोलो। अब इन ट्रायंगल QTR आ जाइए, इन ट्रायंगल QTR ट्रायंगल में आ जाओ, फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? कि बाहर का एक एंगल अंदर के दो एंगल का सम, तो बाहर का एंगल कौन है? 4। अब तुमको समझेगा हम 4 क्यों लिए। बाहर का एंगल 4 इक्वल टू अंदर का दो एंगल, अंदर का एंगल कौन है बताइए? यहाँ पे एंगल 2 प्लस ये एंगल, इसका नाम लिखना क्योंकि जरूरत है। यहाँ पे देखो RTQ, इसका नाम क्या होगा? RTQ। यहां भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया। फिर से देख लो हमने क्या किया, एक बार बड़े वाले में एक्सटीरियर एंगल लगाया और हाफ किए। हाफ क्यों किए? ये देखो क्वेश्चन में ही दिख रहा हाफ करना है, इसीलिए हाफ किए। और फिर हम छोटे वाले में भी एक्सटीरियर एंगल लगाए, सवाल बन गया। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है। इक्वेशन 1 भी 4 का वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी। दोनों अगर 4 का वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होंगे बताइए? इक्वल होंगे। LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का LHS इक्वल है, दिख रहा है 4 4, तो RHS को इक्वेट करो। तो यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
1 और 2 को हम यूज करेंगे, तो LHS सेम है तो RHS भी सेम करिए। तो हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल RTQ। 2 से 2 कट गया और जो बच गया वो प्रूफ है, देख लो, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखिए, 14 नंबर तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को, कर लेंगे खुद से। P है, P कितना दिया है बच्चों, थोड़ा बताओ वैल्यू देख के, मैं उल्टा हो गया है इसी में पूछ। हाँ 95, और ये कितना दिया है, PR है यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया है बीच में, और ये एंगल कितना दिया इधर S। चलिए क्या फाइंड करना है जल्दी से बताओ। ये वाला फाइंड करना है, अरे बहुत आसान है। देखो ये दोनों पता चल गया तो ये निकाल लो एंगल सम से, फिर वर्टिकल अपोजिट से ये निकाल लो, बराबर है कि नहीं। ये लाइन पैरेलल दिया है क्या, नहीं दिया, पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया था तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता, दिया रहता तो, अभी तो नहीं दिया। चलिए तो देखिए ये 40 है, ये 95, तो एंगल T निकल जाएगा कैसे, 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर देना, बहुत इजी है। तो ये दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दिया जाएगा, फिर इसके वर्टिकल अपोजिट भी सेम हो जाएगा, फिर ये दोनों मिल गया, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देना, 95 ही आएगा। आया 95 ना, नहीं 95 नहीं आएगा, सॉरी अलग आएगा, 75 60 आएगा, तो एंगल Q 60 आ रहा है। चलिए ये हो गया 14 नंबर। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो बताओ रे, ये PQ है और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सही है। ये 110 है, PQRST। ये कितना है S कितना है बच्चों, 130। क्या फाइंड करना है, SRQ यानी ये फाइंड करना है। ये दोनों पैरेलल है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बढ़ा लो, सही है क्या, कैसे बनाया आपने, इसको भी ऐसे R को बढ़ाएं, हाँ वही, उसके बाद R को बढ़ाने के बाद ये 130 है तो ये निकल जाएगा, राइट, हाँ ये 130 है तो ये निकल जाएगा, ये एंगल, इसको 1 मान लो, तो एंगल 1 निकल जाएगा, 180 माइनस 130, ऐसे मान के बनाया करो, 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो ये 50 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल क्या नाम है इसका, SRQ, ये दोनों प्लस करके 110 होगा, अल्टरनेट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, एंगल SRQ प्लस एंगल 1 इक्वल टू 110, अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे कौन सा रूल लगाया हमने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, याद रखना यहाँ पे कौन सा रूल लगाया हमने, इंटीरियर एंगल, लिखते भी जाओ बस। तो ये बन गया बच्चों, क्योंकि एंगल 1 अपने को पता है कितना है, 50 डिग्री, तो 110 में से माइनस हो जाएगा, SRQ निकल जाएगा, 110 माइनस 50 60, सही है। चलिए तो ये 15 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिक्सटीन नंबर में दिख रहा है 3 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रहा है।
ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके एक्स वाई जेड 3 है, राइट। कहाँ है एक्स वाई जेड भाई? एक्स कहाँ है बच्चों? सबसे ऊपर के लाइन के नीचे ये एक्स है, और वाई कहाँ है? वाई यहाँ पे है, और जेड इधर है। चलिए, तो x रेशियो y क्वेश्चन में दिया है, x रेशियो y 3 रेशियो कितना दिया है, जल्दी बताओ। अच्छा, y रेशियो z दिया है, y रेशियो z दिया है, कितना दिया है? 3 रेशियो 7। तो y और z का क्या रिश्ता है, तो पता नहीं, तो एक काम करो, y का वर्टिकल अपोजिट ले लो, ये भी y होगा ना, y का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? y। अब देखो y और z का रिश्ता मिल गया, y प्लस जेड 180 होगा इंटीरियर एंगल। समझा कि नहीं समझा? ये y से इसका रिश्ता नहीं पता चल रहा है, इसके बराबर ये भी होगा तो ये भी y हो गया, तो ये y प्लस जेड हो गया 180। अभी y का वैल्यू रख दो 3x, 3 रेशियो है तो z का वैल्यू रख दो, x मत यूज करो यार, देखो गड़बड़ है, x यहाँ पहले से 3a और z का वैल्यू 7a, ये 10a आ गया 180, तो a का वैल्यू आ जाएगा 18, 10 से डिवाइड करो तो 18। अब a आ गया तो अपने को y मिल गया, z मिल गया, x चाहिए तो y मिल गया, y कितना है बताइए? 3a, 3 इंटू 18। अब y मिल गया तो x भी मिल जाएगा, कैसे? x प्लस वाई भी तो 180 है, x प्लस वाई भी तो 180 है, तो x प्लस इंटीरियर एंगल, तो y में से 180 इधर 180 माइनस कर दो 54 में, कितना आ रहा है x का वैल्यू? जल्दी बताइए। 126, ओके, तो यह 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी थोड़ा बताना, डायग्राम मेरा उल्टा हो गया। ए बी कहाँ है? ऊपर है, ऐसा है ना बच्चों? देखो तो इधर है, ए बी सी डी ई, अच्छा ई से बनाना है यहाँ पे, एफ ई, यहाँ पे क्या है? ये 90 है, और कौन सा एंगल दिया है जल्दी बताओ? जीईडी, जीईडी, जीईडी कितना दिया है? 1। जीईडी कहाँ है? जीईडी, जीईडी यानी ये पूरा 126। क्या क्या पूछा है? ये पैरेलल भी है, क्या क्या तो पूछा क्या है? सब निकाल दे क्या? जीईपी, पी कहाँ है? जीईएफ है, ए, एक सेकंड रुको रे, हाँ यानी ये ठीक है, हमने जो लिखा 1 2 3 बिल्कुल सही होगा। तो एंगल 2 पूछा होगा, एंगल 1 पूछा होगा, एंगल 3, एंगल 3 बाहर का एंगल है, तो एंगल 3 जो होगा वो तो 126 हो जाएगा डायरेक्ट, अल्टरनेट एंगल। ये देखो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, दिख रहा है क्या? एंगल 3 पूछा है ना, तो 126 अल्टरनेट एंगल, इतना बकवास है। एंगल 1 देखो, जब ये 126 आ गया, तो ये 126 आ गया, तो ये 180 से माइनस कर दो,
एंगल 1 बराबर 180 माइनस 126 लीनियर पेयर। यहां क्या लगा दिया हमने, लीनियर पेयर। कितना आ रहा है, अब देखो एंगल 2 कैसे निकलेगा, तो ये पूरा 126 है, हाँ, माइनस 90, 126 माइनस 90, जल्दी बताओ कितना आएगा, 36। सब एंगल आ गए, देखो ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमने उसी दिन बताया था, नहीं क्या, बताया था ना बच्चों। इसमें दिया है x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अरे अपने मन से लिखा है। एओबी को लाइन प्रूव करना है, एओबी को लाइन का प्रूफ होगा जब एक साइड का पूरा एंगल का सम 180 है, लीनियर पेयर का कन्वर्स। इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज लाइन। तो अब क्या करेंगे, हम पहले पूरे एंगल का सम लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड पूरा मिला के कितना होगा, 360। अब आप हटा दो, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये आ गया 360। फिर ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360, 2 से 2 कट जाएगा, ये 180 आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आंसर। नेक्स्ट चला जाए आगे। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, द 19 में ये B है, ये A है, और ये 90 दिख रहा है, और ये C है। A रेशियो B दिया है 2:3, फाइंड C। ये 2:3 दिया है, तो ये पूरा मिला के कितना है, 90। A को मान लो 2x और B को मान लो 3x, और देखो यहां से तो प्लस करके आ रहा है ये 90, ठीक है। हम लोग B निकालेंगे, B निकालने के बाद C निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन है, तो ये लाइन है तो लीनियर पेयर से निकल जाएगा, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। तो बताइए x इक्वल टू कितना आएगा, 90/5, कितना आ रहा है 90/5, 18, x 18 आया, तो B हमको चाहिए, B 3x है, यानी 3 इंटू 18 54, तो C निकल जाएगा। देखिए B प्लस C 180 होगा, फिर से लीनियर पेयर, बराबर, गुड, 180 माइनस 54 बराबर 126, सही है। चलिए तो ये हो गया 90। नेक्स्ट 20, तो 20 एनसीईआरटी का है क्या, सारे क्वेश्चन, इसमें मिरर वाला प्रॉपर्टी लगेगा इसमें भी। तो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, ध्यान दो, यहां से एक से लाइट जा रही है ए बी, ये बी सी और ये डी, ऐसे पूरा टू प्रूव, साबित करो कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, टू प्रूव करो। चलिए तो प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो बी एम और सी एन दोनों को हमने मिरर पे परपेंडिकुलर खींचा, मिरर पे, तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन, क्या नाम है मिरर का पहले, पी क्यू आर एस, PQ and CN परपेंडिकुलर ऑन RS। मिरर में तुम एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा ध्यान दें,
क्यों बना वो भी हम बताते हैं ना, बचपन में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए यहाँ पे। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, और ये एंगल यानी 3 और ये एंगल 4 इक्वल होगा। क्यों? साइंस का लॉ लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी लोग ये लॉ जानते हैं क्या? जानते होंगे, बस यही लॉ लगाइए। अच्छा, इसमें एक और लॉ लगेगा कि दो पैरेलल लाइन है, सुन लो, दो रूल लगेगा। एक ये कि आई हमेशा आर के इक्वल होता है, और एक लगेगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है और दोनों पे हम परपेंडिकुलर खींचे, ये परपेंडिकुलर भी पैरेलल होगा। ओ समझा, ये भी पहले से पैरेलल होगा कंस्ट्रक्शन से ही। समझ में आया कि नहीं आया? दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो भी आपस में पैरेलल रहेंगे। सोच के देखो, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समझ में आ रहा है? तो देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जैसे भी देखना है। इसमें दो बातें लगेंगी। सबसे पहली बात कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर एक दूसरे के भी पैरेलल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस ऑन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन पे जब परपेंडिकुलर खींचेंगे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के भी पैरेलल रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इस हिसाब से BM पैरेलल हो गया बच्चों CN के। ओके, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस हिसाब से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है 4 के। बताइए इतने से सहमत हैं आप लोग कि नहीं है? अब हम आते हैं टू प्रूफ पे। BM और CN पैरेलल है तो 2 और 3 इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि BM पैरेलल है CN के। अब बताइए, ऐसे ऐसे दो पैरेलल लाइन हो, ऐसे एक लाइन हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एंगल 2 इक्वल टू 3 होगा क्योंकि यह अल्टरनेट एंगल है। अब बताइए 2 के जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? पुट वैल्यू फ्रॉम अबव इक्वेशन। ऊपर के इक्वेशन से वैल्यू डालिए, 2 के जगह डालिए तो 1 डालेंगे, और 3 के जगह डालिए तो 4 डालेंगे। देखो, अब देखो क्या प्रूफ हो गया, 2 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4। ये दोनों छोटा छोटा इक्वल हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो जाएगा। ऐड, हम लोग का प्लानिंग क्या है समझ रहा है कि ये और ये एंगल इक्वल दिखा दो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, लाइन पैरेलल। तो हम तुमको बार बार बताए थे कि इक्वल दिखाने का कोई दूसरा तरीका यूज करो, ये नहीं कि डायरेक्ट तुम लिख दो। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, ये एंगल इक्वल, अल्टरनेट तो लाइन पैरेलल। अबे इक्वल कैसे हुआ एंगल जब लाइन पैरेलल था ही नहीं? पहले मान लो लाइन पैरेलल नहीं है, मान लो ये लाइन पैरेलल है नहीं, पहले लाओ इक्वल तो हम पैरेलल मानेंगे। तो देखो, हम तुम बोलोगे सर अल्टरनेट ही यूज कर रहे हो। नहीं, हम ये पैरेलल माने हैं, ये डॉटेड वाला, ये वाला बोल्ड वाला नहीं माने। हमने किसको यूज किया है? डॉटेड वाला पैरेलल। वो क्यों है? वो कंस्ट्रक्शन से। हमने किसको यूज किया पैरेलल? ये डॉटेड वाले को। वो क्यों है पैरेलल? कंस्ट्रक्शन से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 होगा। 1 प्लस 2 को क्या लिखेंगे? ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इक्वल आ गया। देखो, अब यहां पे लिखेंगे सिंस दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, चूंकि अल्टरनेट एंगल का पेयर है सो इसलिए लाइंस पैरेलल, इसीलिए लाइंस पैरेलल होगा। मतलब कौन कौन पैरेलल आ गया? AB पैरेलल टू CD आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से आपका असाइनमेंट होता है समाप्त।